नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर 3 पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है वो आपके राजस्थान के जियोग्राफी और राजस्थान वाले पार्ट में भी दिया गया है और इकोनॉमी वाले पार्ट में भी दिया गया है। तो दो जगह दिया गया है ये आपके सिलेबस में, एक तो जियोग्राफी वाले पार्ट में और दूसरा इकोनॉमी वाले पार्ट में। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में जो आपके दिया गया है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ना है जो ज्योग्राफी वाले पार्ट में। और जो इकोनॉमी वाले पार्ट में उसमें आपके दिया गया है प्रोग्रेस इन पावर जनरेशन और प्रोग्रेस इन सोलर प्रोजेक्ट्स। ये दोनों टॉपिक दिए गए आपके राजस्थान की इकोनॉमी वाले पार्ट में। तो इस वीडियो में अपन इन तीनों टॉपिकों को डिस्कस कर लेंगे तो आपके ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा के संसाधन है ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्या भी कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार इसका समाप्त हो जाने के बाद इनका वापस से उत्पादन होना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल। और ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के एग्जाम्पल क्या क्या है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ये सभी क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है। तो परंपरागत या इसे क्या भी कह सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल। रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत मतलब इनका एक बार खत्म होने के बाद भी वापस उत्पादन हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोडीजल। ये सब किस में आते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को क्या भी कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा। क्या भी कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा, या मतलब इसका कभी क्षय नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होती, तो इसे क्या कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा। तो ये तो आपके हो गए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जो प्रकार है वो हो गए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या कौन सा नहीं है, इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में या नॉन रिन्यूएबल, जिनका वापस से निर्माण नहीं हो सकता, उनके बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? कोयला। कोयले के भंडार राजस्थान में कहाँ कहाँ पे स्थित है? पलाना, बरसिंहसर, नापासर जो कि बीकानेर में है, कपूरडी, जालिपा, गिरल जो कि कहाँ है? बाड़मेर में, तथा मेड़ता रोड जो कि कहाँ है? नागौर। यहाँ पे क्या है? कोयले के भंडार है। कोयले के भंडार कहाँ है? पलाना, बरसिंहसर, नापासर बीकानेर में, कपूरडी, जालिपा, गिरल बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में। यहाँ पे क्या है? कोयले के भंडार है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला मिलता है? वो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। तो राजस्थान में कौन सा कोयला मिलता है? वो है लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? वो है सूरतगढ़ में। कहाँ? सूरतगढ़ में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कोटा, कालीसिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर में। इन सभी जगह क्या है? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? कोटा में, कालीसिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में और गिरल बाड़मेर में। इन सभी जगह कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मतलब यहाँ पे बिजली जो बनाई जाती है वो किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है? कोयले का। तो अभी ये RS 2023 में ये वाला पूछा गया था, कौन सा? कालीसिंध झालावाड़ में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। कोयला हो गया। कोयले के बाद हम देखते हैं खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन कितना होता है? पूरे इंडिया में जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन कितना होता है? तो भारत में होता है 30 MMTPA। कितना है? 30 MMTPA। MMTPA का मतलब क्या होता है? मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है। MMTPA का मतलब होता है मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। तो मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, तो ये होता है MMTPA। तो भारत में कुल कच्चे तेल का उत्पादन है 30 MMTPA। तो राजस्थान में भारत में जितना भी उत्पादन हो रहा है कच्चे तेल का, उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में होता है? वो है 20%। तो भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 20% उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 6 MMTPA। तो इंडिया में तो कुल कितना है? 30 MMTPA और उसका 20% कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कितना है? 6 MMTPA कच्चे तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में स्थान कौन सा है? तो पूरे देश में स्थान है दूसरा।
कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे कौन है, वो है बॉम्बे हाई, और राजस्थान है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कितने 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन क्षेत्र है, कितने 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है जो कि 14 जिलों में फैले हुए हैं और 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। तो राजस्थान में कुल 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन क्षेत्र है जो कि 14 जिलों में 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन क्षेत्र है कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, वो कहाँ है, बाड़मेर और जालोर जिले में। दूसरा है जैसलमेर बेसिन जो कि जैसलमेर जिले में है। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन जो कि बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिले में है। नेक्स्ट है कि विंध्य बेसिन, वो है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में स्थित है, और भीलवाड़ा और चित्तौड़ इन जिलों में स्थित है विंध्य बेसिन। तो 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है जो कि 14 जिलों में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन है, उसमें 38 तेल के कुओं की खोज हो चुकी है। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो सीधी लाइन उठा करके पूछ सकते हैं। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में कितने 38 तेल के कुओं की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है, जिसमें से वर्तमान में 14 तेल के कुओं से तेल का उत्पादन हो रहा है। तो खोज तो कितने तेल के कुओं की हो चुकी है, वह 38 तेल के क्षेत्रों की खोज हो चुकी है बाड़मेर सांचौर बेसिन में, और जिनमें से वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है तेल का, वह 14 तेल के कुओं से उत्पादन हो रहा है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में 38 तेल क्षेत्रों की खोज हो चुकी है और वर्तमान में उनमें से 14 तेल क्षेत्रों से तेल का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल के कुएं या तेल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वह है मंगला, दूसरा भाग्यम, तीसरा शक्ति, ऐश्वर्या, गुडा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी। ये सब कहाँ है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित तेल के कुएं है। तो कौन कौन सा, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुडा, सरस्वती, कामेश्वरी, रागेश्वरी। कौन सा है, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, गुडा, सरस्वती, कामेश्वरी और रागेश्वरी। ये क्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में उपस्थित तेल के कुएं या तेल के क्षेत्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन है, उसमें तेल का जो उत्पादन होता है वो केएन इंडिया जो कंपनी है जो कि स्कॉटलैंड की है तथा वेदांता, इन दोनों ग्रुप के सहयोग से क्या होता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल के उत्पादन होता है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो तेल का उत्पादन है वो केएन इंडिया कंपनी जो कि स्कॉटलैंड की है और वेदांता, इन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जो रिफाइनरी है उसके बारे में देखते हैं। तो 16 जनवरी 2018 को राजस्थान में रिफाइनरी की शुरुआत हुई, और ये रिफाइनरी शुरुआत कहाँ से हुई, पचपदरा बाड़मेर में। ठीक है, तो राजस्थान में रिफाइनरी की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बाड़मेर में हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो राजस्थान की रिफाइनरी है उसमें एचपीसीएल तथा राजस्थान गवर्नमेंट इन दोनों का हिस्सा कितना है। तो एचपीसीएल का हिस्सा है 74% और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है 26%। कितना है, एचपीसीएल का हिस्सा है 74 और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा है 26%। नेक्स्ट हम देखते हैं जो राजस्थान की रिफाइनरी है उसमें BS6 उत्पादों का उत्पादन होता है। कौन से, BS6 उत्पादों का उत्पादन होता है, और इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। क्या है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर के जो बागेवाला है वहां पे भारी तेल का उत्पादन होता है। कौन किसका, भारी तेल का उत्पादन कहाँ है, जैसलमेर के बागेवाला में। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक गैसों के बारे में। तो प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में कहाँ कहाँ पे मिले हैं। पहले हमने कोयला देखा, फिर हमने खनिज तेल देखा, अब हम देख रहे हैं प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस के भंडार है, और ये सब क्या है, ऊर्जा के कौन से स्रोत है, परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार है शाहगढ़, घोटारू, मणिहारी टिब्बा, तन्नोड, डांडेवाला, गमनेवाला, रामगढ़, चिमनेवाला, सादेवाला, कमलीताल, बागी टिब्बा, भाकड़ी टिब्बा, राजेश्वरी। इन सभी जगह पे जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ है, सागढ़, घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तन्नोड, डांडेवाला, गमनेवाला, रामगढ़, चिमनेवाला, सादेवाला, कमलीताल, बागी टिब्बा, भाकड़ी टिब्बा और राजेश्वरी। ये सभी कहाँ है, जैसलमेर में, और यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो कौन कौन सी जगह है, शाहगढ़ हो गया, घोटारू, मनिहारी टिब्बा, तन्नोड, डांडेवाला, गमनेवाला, रामगढ़, चिमनेवाला, सादेवाला, कमलीताल, बागी टिब्बा, भाकरी टिब्बा, राजेश्वरी। इन सभी जगह से प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर के रामगढ़ में, बारां के अंता में तथा धौलपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है।
तो इन सभी जगह पर क्या है, प्राकृतिक गैस से क्या बनाई जाती है, बिजली। तो कहाँ, जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में तथा धौलपुर में, इन सभी जगह प्राकृतिक गैस यानी गैस से किसका उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। अभी तक तो हमने देखे ऊर्जा के कौन से परंपरागत स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत या नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जिनका वापस से निर्माण हो सकता है, या अक्षय ऊर्जा स्रोत, इनके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, राजस्थान में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, अमर सागर जैसलमेर में। पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है देवगढ़ प्रतापगढ़ में। देवगढ़ प्रतापगढ़ में राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। देवगढ़ का कभी कभी आरपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन में तो इसका ऑप्शन दिया था चित्तौड़गढ़ में, देवगढ़ चित्तौड़, और एक में दिया था देवगढ़ प्रतापगढ़। तो देवगढ़ के साथ में चित्तौड़ दिया हुआ या प्रतापगढ़, आप दोनों याद रखना। तो देवगढ़ कहाँ है, प्रतापगढ़ में, और वहां पे राजस्थान का दूसरा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा जो पोहरा जैसलमेर में, बड़ा बाग जैसलमेर में तथा आकल जैसलमेर में, यहाँ पे भी पवन ऊर्जा के संयंत्र है। तो अभी ये किसी 2022-23 में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि एक तो है बड़ा बाग जैसलमेर में और देवगढ़ प्रतापगढ़ में किस ऊर्जा से संबंधित संयंत्र बनाए गए हैं, वो है पवन ऊर्जा। तो कहाँ, देवगढ़, कौन कौन सी जगह है, एक तो है देवगढ़ प्रतापगढ़ में और दूसरी है कौन सी, बड़ा बाग जैसलमेर में। यहाँ इन दोनों जगह पे पवन ऊर्जा संयंत्र है। कौन से, पवन ऊर्जा के संयंत्र है इन दोनों जगह पे, किसके, पवन ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के प्लांट कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, भड़ला फलोदी में। भड़ला फलोदी में जो प्लांट है सौर ऊर्जा का, वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो भड़ला फलोदी में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है। नेक्स्ट है खीवसर नागौर में, दुनिया जोधपुर में, अगोनिया बाड़मेर में, मोकला जैसलमेर में, नोक जैसलमेर में, गोरिर प्लांट झुंझुनू में। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस किया है। तो ये यहाँ सभी जगह क्या है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए हैं। भड़ला जो फलोदी में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भड़ला सोलर पार्क है उसको 4 चरणों में विकसित किया गया है। कितने, 4 चरणों में विकसित किया गया है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है तो इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना है। पहला चरण क्या है, फलोदी पोखरण सोलर पार्क। ये कितना है, 750 मेगावाट। कितना, 750 मेगावाट। और यह राज्य सरकार तथा एसएल इंफ्रा लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। पहला तो कौन सा है, फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का है और राज्य सरकार तथा एसएल इंफ्रा लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। दूसरा है फतेहगढ़ फेज बी। फतेहगढ़ फेज बी ये 1500 मेगावाट का है और इसे स्थापित करने में सहयोग किसने दिया है, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी। किसने, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ने सहयोग दिया है फतेहगढ़ फेज बी सोलर पार्क को विकसित करने में। नेक्स्ट है कि नोक जैसलमेर, यह 925 मेगावाट का है और यह राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी आरएसडीसीएल, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी आरएसडीसीएल, इस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पूगल बीकानेर में। पूगल बीकानेर में 1450 मेगावाट का सोलर पार्क है जो कि आरएसडीसीएल कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। तो कहाँ कहाँ सोलर पार्क है वो देख लेते हैं एक बार वापस। तो भड़ला सोलर पार्क है उसे कितने, 4 चरणों में स्थापित किया गया है। कितने, 4 चरणों में स्थापित किया गया है। कौन कौन से चरण है, पहला है फलोदी पोखरण सोलर पार्क, इसे राज्य सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड ने विकसित किया है। दूसरा है फतेहगढ़ फेज बी, उसे अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ने विकसित किया है। तीसरा है नोक जैसलमेर, उसे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी आरएसडीसीएल ने विकसित किया है। चौथा है पूगल बीकानेर, उसे आरएसडीसीएल कंपनी ने विकसित किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा पर आधारित जो पंप लगाने की योजना है वो क्या कहलाती है, कुसुम। क्या कहलाती है, कुसुम योजना है सौर ऊर्जा पर आधारित पंप लगाने की योजना। कुसुम योजना के तहत भारत का जो पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो है बालोजी जयपुर में। कुसुम योजना के आधारित भारत का पहला जो सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो लगाया गया था बालोजी जयपुर में। कहाँ, बालोजी जयपुर में। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय भारत के आकलन के अनुसार कुल कितनी सौर ऊर्जा स्थापित हो सकती है राजस्थान में। तो राजस्थान में
कुल कितनी सौर ऊर्जा अधिकतम स्थापित हो सकती है? वो है 142 गीगावाट। कितनी? 142 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित हो सकती है राजस्थान में, भारत के ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार। कितना? 142 गीगावाट। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है पहला। अक्षय ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके उत्पादन में भी राजस्थान का देश में स्थान है पहला। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में स्थान पहला और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भी राजस्थान का स्थान है पहला। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE, इसके तहत पवन ऊर्जा की 120 मीटर ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता कितनी है? तो जो NIWE है इसके अनुसार जो राजस्थान में जो पवन ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी है? 1,27,750 मेगावाट। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो सीधी लाइन उठा के पूछ सकते हैं कि जो NIWE के तहत जो पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 1,27,750 मेगावाट। नेक्स्ट है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति लागू हुई थी 2019 को। पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति ये भी कब लागू हुई? 2019 को। तो सौर ऊर्जा नीति और पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड नीति ये दोनों कब लागू हुई? 2019 को। तारीख पूछ ले तो 18 दिसंबर 2019 को। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित है? बड़ला, जोधपुर में। कहाँ? बड़ला, जोधपुर में। नेक्स्ट कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ये अभी RS 2023 में पूछा गया था। 14 दिसंबर 2023 को क्या 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, सीधी लाइन उठा के पूछी गई थी RS 2023 में कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वह है पूगल, बीकानेर में। कहाँ? पूगल, बीकानेर में। ये याद रखना है, पूछ सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? पूगल, बीकानेर में। तो पूगल, बीकानेर में कितना है? 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है और किसके द्वारा है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को अभी अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा अवार्ड दिया गया है? वह है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। किसे? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। किसे? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोमास ऊर्जा। क्या है बायोमास ऊर्जा? जैव द्रव्य ऊर्जा। दो चीजें हैं, एक तो बायोमास ऊर्जा और दूसरा है बायो ईंधन। तो एक तो है बायोमास और दूसरा है बायो ईंधन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बायोमास ऊर्जा है वो अलग चीज है और बायो ईंधन अलग चीज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बायोमास ऊर्जा। तो सबसे पहले देखते हैं बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा के लिए ना किसका उपयोग किया जाता है? वो बायोमास ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक तो है सरसों की तूड़ी और दूसरा विलायती बबूल। सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, इन दोनों के द्वारा ही बायोमास ऊर्जा उत्पादन की जाती है राजस्थान में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दिसंबर 2022 तक 120 मेगावाट के 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। कहाँ? राजस्थान में। तो दिसंबर 2022 तक कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? 13। कितनी ऊर्जा के? 120 मेगावाट ऊर्जा के 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं कि 119 मेगावाट के 10 बायोमास ऊर्जा संयंत्रों का कार्य प्रगति पे है। तो 120 मेगावाट के 13 बायोमास ऊर्जा तो स्थापित हो चुके हैं और 119 मेगावाट के 10 बायोमास ऊर्जा का जो कार्य है वो प्रगति पे है। तो ऊपर देखा हमने बायोमास, अब हम देखते हैं बायोडीजल या जैव ईंधन या बायोफ्यूल, एक ही बात है, ये सब इनके बारे में देखते हैं। तो जैव ईंधन, राजस्थान में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कौन से प्लांट काम में आते हैं? वो है एक तो रतनजोत, दूसरा है करंज। मेनली कौन सा आता है? रतनजोत। रतनजोत को क्या कहते हैं? जेट्रोपा। कौन सा? जेट्रोपा प्लांट काम में आता है बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए। और दूसरा है करंज, जिसका वैज्ञानिक नाम है पोंगोमिया पिनाटा। क्या है? पोंगोमिया पिनाटा। नेक्स्ट है जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? वह है जामरकोटड़ा, उदयपुर में। ये वाला क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चरर 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ पे स्थापित है? वो है जामरकोटड़ा, उदयपुर में। नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जो राष्ट्र ने जैव ईंधन नीति लागू की है वो कब? 2018 में। उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। नई जैव ईंधन जो नीति है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोफ्यूल के लिए हमने देख लिए रतनजोत और करंज, ये दोनों प्लांट काम में आते हैं।
नेक्स्ट है, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है अभी सेकंड ग्रेड में या अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था 2022-23 में कि जैट्रोपा उत्पादन के लिए जो मुख्यतः जो जिले है, तो वो कौन कौन से जिले हैं? वो 12 जिले हैं। जैट्रोपा उत्पादन के लिए जो मतलब जैट्रोपा उत्पादन के लिए जो अनुरूप जिले हैं वो कितने हैं? 12 जिले कौन कौन से हैं? तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मेवाड़ वाले जिले, हाड़ौती और वागड़ वाले जिले। ठीक है, उसके अलावा एक सिरोही है। मेवाड़ वाले जिलों में आ गए उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा प्रतापगढ़। ठीक है, दूसरा आ गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती वाले जिले आ गए। नेक्स्ट है वागड़ वाले जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक आ गया सिरोही। तो ये जिले हैं जैट्रोपा के उत्पादन के लिए अनुरूप है, यहाँ पे जैट्रोपा का उत्पादन कर सकते हैं। तो अभी एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें ये 3 ऑप्शन, तो इन सब में से एक ऑप्शन था जैसलमेर। तो ऐसे पूछा गया था कि कौन सा जिला जैट्रोपा के उत्पादन के अनुरूप नहीं है, तो वो आंसर हो गया था जैसलमेर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जैट्रोपा के उत्पादन के लिए जो अनुरूप जिले कौन कौन से हैं? मेवाड़, हाड़ौती और वागड़ वाले जिले। उसके अलावा एक सिरोही और है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब करंज। करंज से भी बायोडीजल या बायोफ्यूल का उत्पादन हो सकता है। तो करंज के लिए जो अनुरूप जिले हैं वो 8 जिले हैं। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा तथा सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाले जिले हो गए। और उसके साथ साथ दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर। राजस्थान में पहली बायोफ्यूल पॉलिसी कब लागू हुई थी? 2007 में पहली हुई थी, 2007 में लागू की गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।